हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज से आपका इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है। इकोनॉमिक्स में देखिए बहुत ज़्यादा तो चैप्टर नहीं है, बट क्या है, यहाँ पर ऐसे चीज़ें होते हैं जो करंट से रिलेटेड किया जाता है। तो यहाँ पर मैं करंट को साथ में लेकर चलूँगा और जो आपका स्टैटिक पोर्शन होगा उसको भी साथ लेकर चलूँगा, ताकि क्या हो, आप सबको कहीं भी और अदर खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर से आज आपका जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो पूरी तरह से शुरू हो रहा है। मैं चाहूँगा इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत नज़दीक है। जो बच्चे कह रहे थे मिडाइवल हिस्ट्री का पीडीएफ, तो मिडाइवल हिस्ट्री का पीडीएफ 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। उसको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही अरेंज हो जाएगा हर एक चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, पूरी मतलब टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं जो भी चीजें होती है आपको करंट से भी यहाँ पर जो भी गूगल में दिया जाता है या कहीं और मैगजीन में होता है वो सभी यहाँ पर ला दिया जाता है। तो चलते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स को मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, लगेगा कि आपको, जो बच्चे लगता है कि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा इकोनॉमिक्स आपका कैसे तैयार हो गया। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। जिन लोग को अच्छा लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। पहले आपको याद रखना होगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको एक, अगर एक लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बता दीजिएगा, जो हमारे रिसोर्स है, हमारी धरती पर रिसोर्स है, उन रिसोर्स को किस तरह से, जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और जो रिसोर्स होते हैं वो सीमित होते हैं। तो दोनों के बीच में जो मतलब वो एडजस्टमेंट बैठाना होता है, वो उसी को एडजस्टमेंट बैठाने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं। क्योंकि दो चीजें होती है, जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होती है, तो जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो आप मनुष्य की आवश्यकता होती है, जैसे हमारी आपकी जो आवश्यकता होती है, कभी पूरी नहीं होती। ये ह्यूमन का एक बिहेवियर है। और सभी जो जानवर हैं, मतलब और जीव भी प्राणी है, उन सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, लेकिन मनुष्य रूपी जानवर की कभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। तो ये याद रख लेंगे। जो अब उन्हीं पर क्या है, यही लिखा गया है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र का अर्थ है कि वह सामाजिक विज्ञान जो उत्पादन और वितरण उपभोग से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करता है। यह संसाधनों को किससे अध्ययन करता है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो, चाहे उपभोग हो या वितरण हो, इससे रिलेटेड अध्ययन करता है। और यह संसाधनों को सीमित और मानव की, लिखा गया ना, मानव की असीमित आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की तरीकों को खोजता है, कि कौन कौन से तरीके को खोजा जाए ताकि मनुष्य और रिसोर्स में एक संतुलन बैठाया जा सके, ताकि रिसोर्स बहुत जल्दी न खत्म हो, वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके। बस यही आप इकोनॉमिक्स कहेंगे। अब आपसे अगर कोई पूछे इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप एक ही लैंग्वेज में बता दीजिएगा कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है और जो रिसोर्स है सीमित है। उनकी तरीकों को खोज करने के लिए, ताकि उनके संतुलन बना रहे, उसको अध्ययन करने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। बस इतना रख दीजिएगा, आपका एक तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स हम कई पार्ट में पढ़ते हैं। देख, इकोनॉमिक्स होता है पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। एक एक इकोनॉमिक्स इसमें डिवाइड कर देते हैं, और एक इकोनॉमिक्स होता है जो आप सब पढ़ते ही आए हैं, वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको बेस्ट कहते हैं, और एक होता है मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोनों का जो प्रोनुंसिएशन होता लगता है एक ही है, लेकिन एक में यम आई लिखा होता है। यम आई मतलब क्या होता है, छोटा सा, और एम ए जिसमें लिखा रहे वो बड़े लार्ज स्केल पर। यहाँ पर देखिए एम ए यहाँ लिखा गया है, तो वो लार्ज स्केल पर होता है। तो हम अभी इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम करते हैं पॉजिटिव। ये जो यहाँ इकोनॉमिक्स का परिभाषा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है। सकारात्मक अर्थशास्त्र होता है, यहाँ नियामक अर्थशास्त्र होता है। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की क्या होता है, जैसे क्या होता है, आप सब पीसीएस आईएएस का जब पेपर देते हैं
तो एक पेपर आप देते हैं प्री का और एक पेपर देते हैं मेंस का। मेंस का जो पेपर होता है उसको कहते हैं नॉर्मेटिव। ये पूरी तरह मेंस की होती है, जिसमें आपका वो एनालिसिस किया जाता है, डिस्क्रिप्शन उसका दिया जाता है कि किस प्रकार से आपका डिस्क्रिप्टिव हो, मतलब पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब उसको पूरी तरह से विचारों पर बेस होता है। क्या कौन सा? आपका नॉर्मेटिव। और जो पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है? पूरी तरह से फैक्ट पर बेस होता है, डाटा पर बेस होता है, फैक्ट पर बेस होता है। तो इसका अध्ययन जब किया जाता है तो वो क्या होता है? वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव अध्ययन किया जाता है। ये याद रख लेंगे। तो ये आप दो पार्ट में अगर याद रखेंगे क्या, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ नहीं था। अब आगे हम चलते हैं जो आपका पूछा जाता है। अब हम यहाँ पर अगर बताते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में, ये मेन तरीका है डिवाइड करने का। कौन कौन सा है? एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो, जब भी माइक्रो वर्ड आ जाए तो वहां पर क्या रखेंगे? जब भी माइक्रो वर्ड आ जाए तो आप कहेंगे वहां पर एक सिंगल एंटिटी की, यूनिट की या इंडिविजुअल का अध्ययन किया जाता है। यहां पर देखिए लिखा गया सिंगल, इंडिविजुअल और यूनिट, मतलब उत्पादक का अध्ययन, उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहां पर कैसे याद करेंगे, जब भी एम आई आ जाए तो आई मतलब याद रख लेगा इंडिविजुअल, तो कभी भूलेंगे नहीं। आई मतलब इंडिविजुअल, मतलब जब छोटे लेवल पर अध्ययन किया जाता है तो वो क्या क्या किया जाता है, एक एंटिटी की अध्ययन किया जाता है, तो वो माइक्रो में आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है मेनली आपका उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है। तो इन सबका जो कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, इन सबका मेन चीज अध्ययन किया जाता है। तो इनका जब प्रोडक्शन बढ़ता है, घटता है, तो प्राइस में क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। प्राइस थ्योरी अगर पूछे आपका, प्राइस थ्योरी किसको बोला जाता है, कि माइक्रो की मैक्रो, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है। इसमें डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में? इसी में पढ़ते हैं। अभी जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, लार्ज लेवल पर, जैसे हम क्या कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय आय कितनी है, लोगों की राष्ट्रीय आय, तो मतलब राष्ट्रीय आय के राष्ट्र स्तर पर होता है, तो बड़े स्तर पर हो गया। या महंगाई का जब अध्ययन किया जाता है तो वो क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन का जब अध्ययन किया जाता है तो वो क्या होता है, ये माइक्रो अध्ययन पर होता है, वो माइक्रो पर बेस होता है। बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का जब अध्ययन किया जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो ये सब देखिए, किसी एक का बेरोजगारी का अध्ययन नहीं किया जाता है। जब बेरोजगारी का अध्ययन किया जाएगा तो वो सभी पूरे भारत पर किया जाएगा, ठीक है, या पूरे संसार पर किया जाएगा। तो ये याद रख लेंगे। आर्थिक विकास, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक विकास जो होता है, वो सब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर राष्ट्रीय महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, इन सब का अध्ययन करना है तो वो माइक्रो में आता है। लार्ज लेवल पर यहाँ होता है, यहाँ पर एक छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो और माइक्रो में समझ गए, इसको बेस्ट बोला जाता है, इसको समष्टि बोला जाता है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ बहुत से वर्ड इंग्लिश में यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स के टर्म होते हैं थोड़ा सा हिंदी में कठिन होते हैं, इसीलिए मैं इंग्लिश में यूज करूंगा, तो उसको आप समझ जाइएगा। अब देखिए, कह रहे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो चीजें होती हैं। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ माइक्रो, यहां लिखा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब यहां लिखा क्या गया है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दोनों लोग को याद रखें। अगर पूछे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो उनको क्या कहा जाता है, जेएम काइंस होते हैं, जेएम केन्स, इनको ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं। इनकी बुक याद रख लेंगे, क्योंकि इनकी बुक पूछ ली जाती है। तो इनकी बुक क्या है, इनकी बुक याद रख लेंगे। ये देखिए मैंने इनका बुक भी लाया है। इनका बुक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। यहाँ लिखा गया है जेएम काइंस, याद रख लेंगे। इनकी बुक है जेएम काइंस की, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। अब देखिए
इनके बारे में याद रखिए, क्या क्या बारे में याद रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन से हैं, तो याद रख लेंगे ये जेएम काइंस हैं, इनकी बुक याद रख लेंगे। अब देखिए ये किसको सपोर्ट करते थे। देखिए बहुत अभी हम आगे पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इनके कथन को देखा जाए तो ये किसको सपोर्ट करते थे, तो राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मतलब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या बोला जाता है, जो 1991, याद रखेंगे, जो 1991 के पहले हमारे भारत की इकोनॉमी थी, वो काफी हद तक किस पर बेस्ड था, सोशलिस्ट इकोनॉमी पर बेस्ड था, ये याद रखिएगा। जब एलपीजी रिफॉर्म नहीं आया था तो किस प्रकार से बेस्ड था, वो हमारी जो इकोनॉमी होती है, मतलब पूरी तरह से नहीं, लगभग 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 बेस्ड था क्या, किस पर, सोशलिस्ट इकोनॉमी पर, जिसमें सरकार का ज्यादा इंटरफेयर था। तो ये याद रख लेंगे। तो ये जेम्स काइंस यही कहते हैं कि सरकार की आवश्यकता ज्यादा है, क्या है यहाँ पर, तो मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो जेएम काइंस की जो थ्योरी है वो कम फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो वर्तमान में जो इनकी थ्योरी है उसको ज्यादा वो नहीं किया जा रहा है। इन किसकी थ्योरी को वर्तमान में ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो ये है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या बोला, इनकी बुक पहले याद रख लिएगा, इनकी तो बुक याद रख लीजिए, द जनरल थ्योरी। अब यहाँ इनकी बुक क्या याद रखेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इनकी प्रकाशित हुई थी। इनकी 1936 में प्रकाशित हुई थी। इनका द वेल्थ ऑफ नेशन, ये देखिए इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा ये लिखा गया है और 1776 में ये प्रकाशित हुई थी। अब इनका मतलब क्या था, ये किसको सपोर्ट करते थे, ये सपोर्ट करते थे कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चले, जैसे क्या होता, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ। पूंजीवादी मतलब जहां पर प्राइवेट का जो पूरा वर्चस्व हो, स्थापित हो, वहां पर सरकारी नाम मात्र का हो, ठीक है, सिर्फ प्राइवेट ही कंपनियां वहां पर ज्यादा अच्छे से, जैसे अब अमेरिका देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, एप्पल हुआ, प्राइवेट का पूरा वर्चस्व, आप सरकारी कंपनी वहां पर बहुत रेयर केस में देखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे सपोर्ट कैपिटलिज्म। तो यहाँ वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक थी। इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक क्या है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुआ। देखिए हमने यहाँ पर डेट भी लिख दिया है, ताकि क्या हो, आप सबको डेट भी अगर पूछ ले तो आप बता दे कि इनकी बुक कब रिलीज हुई थी या इनकी बुक कब रिलीज हुई थी, तो ये याद रख लेंगे। अगर आप सबको अच्छा लग रहा होगा, प्लीज सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सब नोट्स बनाने में हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है, हर जगह से खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कथन क्या था इनका, राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मतलब क्या है कि जो सरकार है उसको ज्यादा पब्लिक, मतलब जो पब्लिक, यहाँ अगर इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ेंगे आप, तो पब्लिक मतलब लोग नहीं होते, पब्लिक मतलब सरकार होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में अलग होता है पब्लिक मतलब, तो पब्लिक अगर सेक्टर में बोलूं तो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी चीजें मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक ये गवर्नमेंट है, उसको पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा फोकस नहीं करें, उसको प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कैपिटलिज्म में फोकस करें। अभी जब कैपिटलिज्म पढ़ाएंगे, सोशलिज्म पढ़ाएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इनके बारे में ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं कहूं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है, तो ये भी तो अभी पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है। तो ये देखिए, अब देखिए जो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या होता है, एक थ्योरी की बुक होती है। बुक क्या, प्रिंसिपल होता है। ये एक थ्योरी और प्रिंसिपल का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ये याद रख लेंगे। और इकोनॉमी क्या होती है, ये किसी स्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। अब आप कहेंगे अर्थव्यवस्था, तो यही अर्थव्यवस्था, अब देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कोई आप बुक पढ़ते हैं, मान लीजिए कौन से बुक पढ़े हैं, एक बुक मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं। बायोलॉजी की आप बहुत सी बुक पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जब बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं तो वो आप थ्योरी टाइप का पढ़ते हैं, ना कि उसको क्या आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट कहाँ किया करते हैं, जब आप एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, तो वो हर चीज को वहां पर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वही दिया गया है
यहाँ पर थ्योरी और प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल किया जाता है, किसमें? इकोनॉमी में किया जाता है। तो यहाँ पर किसी स्थान पर किया जाता है, जैसे भारत की इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता भारत की, हमेशा बोला जाता है भारत की इकोनॉमी, या भारत का अर्थशास्त्र नहीं बोला जाता है, बोला जाता है भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये याद रख लेंगे, ये किसी स्थान पर किया जाता है अध्ययन। तो याद रख लेंगे, ये इकोनॉमी क्या है? ये थ्योरी और ये प्रिंसिपल बताता है, जो आप पढ़ते हैं, बिना इसके आप ये नहीं कर सकते। जब तक आपको थ्योरी प्रिंसिपल नहीं याद होगा तब तक आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। मतलब कौन बड़ा हुआ? तो इकोनॉमी बड़ा हुआ, उसके अंदर क्या किया जाता है? इसको अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर थ्योरी और प्रिंसिपल का अध्ययन किया जाता है। तो मैं कहूंगा इकोनॉमी क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रैक्टिकल जो चीजें होती है वो इकोनॉमी होती है, और जो थ्योरी चीजें होती है, प्रिंसिपल होता है, वो इकोनॉमिक्स होता है। एक लैंग्वेज में इतना याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये तो सपोर्ट सोशलिज्म में करते थे जेएम काइंस, और वो एडम स्मिथ कैपिटलिज्म में करते थे। इतना आपको याद हो गया। देखिए, ऐसे मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा दूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या आपको। एक बार इसको जो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर क्या करें? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए, इसमें कितने प्रकार के होते हैं? एक कैपिटलिज्म होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, जो अभी हम ऊपर बताए थे कि पूंजीवादी को कौन सपोर्ट करता है? एडम स्मिथ सपोर्ट करते हैं। अब एक होता है सामंतवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी सोशलिज्म अर्थव्यवस्था, इसको कहा जाता है। एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए, यहां पर क्या होता है? कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म, सोशलिज्म इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों आपको अध्ययन करना है। इन्हीं तीनों से कई कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं। आप देखिए, यहां पर क्या होता है? कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म में क्या होता है? सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। जब आपको कैपिटलिज्म दिया जाए तब आप क्या पढ़ेंगे? तब आप पढ़ेंगे अमेरिका, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे क्या हुआ है? एलन मस्क है, उनकी कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो क्या करते हैं? यूएस गवर्नमेंट को क्या करते हैं? कभी कभी वो मतलब पूरी तरह से वो नहीं मतलब चलाते हैं, लेकिन बहुत हद तक उनका भी इंटरफेयर होता है, ना कि यूएस गवर्नमेंट का एलन मस्क मतलब होता है। ऐसा नहीं कि किसी गवर्नमेंट का, बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, लेकिन और कई जगह क्या होता है? कई जगह अगर आपका, जहां पर ये सोशलिज्म इकोनॉमी है, वहां पर अगर प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी की, ठीक है, अगर अपनी मनमानी की, तो वहां पर सरकार का क्या करता है? डंडा चलता है। फिर वो कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है। ठीक है, जब तक सरकार का सपोर्ट नहीं रहता है तब तक कोई कंपनी रन नहीं कर सकती, इतना जान लीजिए। ठीक है, लेकिन जहां पर कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है, यूएस हुआ, आपका कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, वहां पर सरकार के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, कंपनियां फ्री होती हैं। ठीक है, इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कहां पर जाना प्रेफर ज्यादा करती है? तो वो सोचती है हमारा अमेरिका में बिजनेस हो, हमारा फ्रांस में बिजनेस हो, हमारा कहाँ कनाडा में बिजनेस हो, ताकि हम अपने क्या स्वतंत्रता पूर्वक अपना बिजनेस कर सके। ठीक है, तो कैपिटल इकोनॉमी की थोड़ी फायदे होते हैं, अभी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, कभी भूलेगा नहीं। अब देखिए, सरकार का कोई नियंत्रण यहाँ पर नहीं होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, सिंगापुर हुआ, हांगकांग हुआ, जो भी मैं कंट्री का नाम लूंगा जहां पर कैपिटलिज्म इकोनॉमी होगी वो हमेशा डेवलप होगी। ठीक है, ये तो याद रख लेंगे, वो हमेशा कंट्री, हमें कोई भी कंट्री डेवलप होगी अगर वहां पर पूंजीवादी, क्योंकि ये सत्य है। ठीक है, लोग कहें सोशलिज्म इकोनॉमी सही होती है, लेकिन यहाँ पर जो भी कंट्री है वो डेवलप होगी, तो ये तो अच्छी बात है। अब देखिए, डिमांड और सप्लाई का फ्री फ्लो होता है। यहाँ पर क्या होता है? डिमांड और सप्लाई का फ्री फ्लो होता है, मतलब कोई रोकथाम नहीं होता है। जितना मन कहे डिमांड, जितना मन सप्लाई। ठीक है, वो कंपनी पर डिपेंड, मतलब ये किसका, किसी गवर्नमेंट का रोक नहीं होता कि अपना इतना ही कर सकते हैं सप्लाई, इतना ही डिमांड होता है, इसमें कोई, वो अपना हिसाब से करते हैं। यहाँ पर सभी वस्तुएं कंज्यूमर, उपभोक्ता के आधार पर बनाई जाती हैं। मतलब क्या होता है? जो मान लीजिए आप कंज्यूमर हैं, तो आपको जो चीजें आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जैसे अभी क्या होता है प्रेजेंट टाइम में, सभी लोगों को एप्पल फोन की आवश्यकता है, तो क्या होता है? डिमांड ज्यादा आ रही है एप्पल फोन की, तो लोग क्या, कंपनी क्या कर रही है? एप्पल फोन बनाए जा रही है। तो किसकी आवश्यकता है? कंज्यूमर की आवश्यकता है एप्पल फोन की।
तो वो कंपनी बनाई जा रही, कंपनी बनाई रही है कौन सी प्रोडक्ट, एप्पल का। तो ये याद रखिएगा, किसकी, कंज्यूमर के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ क्या उद्देश्य क्या होता है, तो यही तो सबसे खराब वो है। यहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता है, इनका मेन काम होता है प्रॉफिट गेन करना। क्या होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, प्रॉफिट गेन करना, यही थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी की भावनाओं को नहीं देखा जाता है। यहाँ मेन ही मकसद होता है प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लाभ कमाना। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होते हैं, मतलब नाम मात्र के वो होते हैं सरकारी सेक्टर, और यहाँ पर 99% प्राइवेट सेक्टर ही होते हैं। अब देखिए, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, पूछ सकता है कि वर्ड प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है। जब किसी वस्तु की कीमत मांग और आपूर्ति के आधार पर तय हो। तो जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं कि एप्पल की फोन है, उसकी कीमत किस प्रकार से तय होती है, तो उसकी कीमत किस प्रकार से तय होती है, मांग के आधार पर। अगर उसका एप्पल प्रोडक्ट की मांग ज्यादा ना होती किसी भी देश में, भारत में तो सबसे ज्यादा होती है इसकी डिमांड, अगर क्या होती है, अगर मांग ना होती तो क्या एप्पल उतना प्राइस महंगा करता, तो आप कहते हैं नहीं करता है, क्यों। तो वही होता है प्राइस मैकेनिज्म। जब किसी वस्तु की कीमत या मांग उसकी आपूर्ति के आधार पर किया जाए, उसकी पूर्ति ज्यादा हो रही है, मतलब उसको खपत ज्यादा हो रही है, तो वो क्या होता है, उस पर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसका ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो वही प्राइस मैकेनिज्म है। अगर एक हिसाब से हम देखें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो एक अगर चार्ट में बनाए, तो प्राइवेट ओनरशिप होता है, ये याद रख लेंगे, क्या प्राइवेट ओनरशिप होता है। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज होता है, तो याद रखिएगा जो प्राइज प्राइज होता है वो क्या है, इंटर मतलब फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज होता है। तो यहाँ पर कोई वो नहीं होता सरकार का, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट पर ही हमेशा ये सब चलते हैं। फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्स होता है। मार्केट फोर्स अगर आपका वर्ड आ जाए इकोनॉमिक्स में, तो मार्केट फोर्स मतलब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, एक वर्ड याद रखिएगा, क्या होता है, डिमांड और सप्लाई। लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है, आप अपने हिसाब से करिए। कंज्यूमर सोवरेनिटी होता है। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, कंज्यूमर जो चाहेगा खरीदेगा, जो चाहेगा नहीं खरीदे, मतलब कंज्यूमर पर बेस होता है। अगर कंज्यूमर के पास पैसा है तो वो चाहे एप्पल का खरीदे मोबाइल, चाहे ओप्पो का खरीदे, तो उसके ऊपर बेस होता है, ठीक है। अब देखिए, प्राइस मैकेनिज्म, यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म में हम अभी बताएं कि किसी वस्तु की कीमत उसके डिमांड और सप्लाई पर क्या होती है, तय होती है, तो प्राइस मैकेनिज्म होता है। तो इतना ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सामंतवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। सामंतवादी अर्थव्यवस्था जैसे हमारा 1991, मतलब पूरी तरह से तो नहीं था, लेकिन 1991 से पहले बहुत हद तक हमारा सोशलिज्म इकोनॉमी था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाजार सेनाएं डी एंड यस नियंत्रित होती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई क्या होती है, नियंत्रित किया जाता है। अभी तो अब भारत में ऐसा एग्जांपल मत लीजिएगा कि हमारा अब सोशलिज्म, हमारा अब मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है, जहां पर लगभग लगभग उतना जितना सरकार का है उतना प्राइवेट का भी है, ठीक है। अब तो और भी ज्यादा प्राइवेट होने वाला है। तो ये याद रखिए, बाजार सेनाएं जो डी एंड एस क्या होता है, ये नियंत्रित होता है। सरकार पूर्ण नियंत्रण होता है सरकार का। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी रूस रूस में ज्यादा चलता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम रेयर देशों में देखा जाता है। लेकिन जो बहुत पिछड़े देश मतलब कह सकते हैं कि पिछड़े देश नहीं, मतलब जो ट्रेडिशनल चीजें, ज्यादा चीजें चाहिए तो वो उस पे अभी बेस हैं। तो सरकार का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, समाज कल्याण और आय का समान वितरण होता है, ये याद रखिए। उपभोक्ता के लिए यहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता। आप कहेंगे क्यों उपभोक्ता के लिए विकल्प नहीं होता, जैसे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सरकार क्या करती है, ये राशन का वितरण करती है। तो राशन में अगर आपको क्या किया जा रहा है, राशन में आपको मोटा चावल दिया रहा, मोटा चावल नहीं दिया जाता है। तो आप जब राशन लेने जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो कंज्यूमर होता है, जो आप जा रहे हैं मान लीजिए राशन लेने, तो ऐसा नहीं आपके पास एक विकल्प होगा कि हमें मोटा चावल नहीं, हमें पतला चावल चाहिए, कोई विकल्प नहीं होता है, ये याद। हाँ, फ्री में तो मिल रहा है, ये तो सही है, बट अगर हम आपके पास फ्रीडम की देखा जाए तो फ्रीडम नहीं होता है। आपके पास विकल्प का नाम का कोई चीज नहीं होता, आपको मोटा चावल ही लेना पड़ेगा।
तो ये उपभोक्ता के लिए कोई विकल्प नहीं होता। केंद्रीय आर्थिक नियोजन सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत ये काम करता है, जितना भी सब कुछ काम करता है वो एक गवर्नमेंट जो सेंटर में होती है उसी के तहत ये पूरी तरह से काम करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में वही ऊपर वाला लिखे हैं, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस होता है, मतलब जो रिसोर्स का ओनरशिप होता है वो कलेक्टिव होता है सरकार के पास। सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्लानिंग होता है। अब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्स होता है। अब्सेंस मार्केट फोर्स में जब कहूं तो कहें डिमांड और सप्लाई, ये अब्सेंस होता है, ये याद रखेंगे। मतलब यहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कितना डिमांड है कितना सप्लाई, यहाँ पर सिर्फ देखा जाता है कि लोगों का भला कितना हो रहा है। तो अपने आप में ये भी सही है, बट क्या होता है इसमें, जो जिनके पास पैसा बहुत कम है उनके लिए सबसे सही है, अगर नहीं ज्यादा पैसा पैसा ज्यादा है तो कैपिटल इकोनॉमी ज्यादा सही है। नो चॉइस ऑफ कंज्यूमर, इसमें कोई चॉइस नहीं होता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो अब ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी ये भारत की है, तो बहुत बार पूछा जाता है भारत की इकोनॉमी कैसी है, तो भारत की इकोनॉमी कितनी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहते हैं, जहां का कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का प्रभाव होता है वही होता है। ये देखिए इसका भी प्रभाव होगा और इसका भी प्रभाव होगा, वो क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। 1990 इकोनॉमिक्स जब क्राइसिस आया था तो वहां पर एक समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी, तो वहां पर मनमोहन और राव समिति बनी थी। ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा मनमोहन और राव किससे समिति से संबंधित है। तो मनमोहन और राव जो समिति है ये किससे संबंधित है, तो मनमोहन और राव समिति है ये। देखिए जब ये 1990 में इकोनॉमिक्स क्राइसिस हुआ था तो यहां पर क्या हुआ था, फॉरेक्स जो रिजर्व था हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो पूरी तरह से खाली हो गया था या बहुत कम हो गया था, रेयर बचा था। तो ये क्या कर सकते हैं, तब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वो ये नरसिम्हा राव जी और मनमोहन प्रधानमंत्री वो वित्त मंत्री ये मनमोहन सिंह जी क्या किए, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई। ये दोनों लोग इस समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष ही थे, मतलब इन्हीं के नाम पर ये समिति बनी। तो ये क्या किया गया, इन्होंने आईएमएफ से कहा, आईएमएफ से मतलब जो मतलब सबका मतलब अमेरिका में सबका चाचा है, ये जो पैसा वैसा देता है, तो मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मतलब यही पैसा वैसा देता है ना, ठीक है। जो कंट्री कहीं फंसती है जिसको पैसा चाहिए ये आईएमएफ देता है और आईएमएफ अपने अकॉर्डिंग उससे काम करवाता है, ये याद रखिएगा। आईएमएफ ऐसा पैसा नहीं देता कि आपको फ्री में दे दिया जाए, जाइए अपना वेलफेयर का काम करिए, ऐसा नहीं देता। आईएमएफ सबसे ज्यादा चालाक संस्था है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब ये आप पैसा देगा तो ये आपके पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, ये चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जिनको भी पैसा आईएमएफ दिया है या श्रीलंका हो, सबको कंट्रोल करता है। बहुत हद तक कंट्रोल इसके पास आ जाता है, ठीक है। वो चाहता है क्या इनके पास क्या क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो मनमोहन सिंह और जो नरसिम्हा राव आईएमएफ के पास गए तो इनको बताया गया कि हमको पैसा चाहिए। तो आईएमएफ ने कहा कि हम पैसा ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म लाना पड़ेगा। देखिए इसका जो आपका बेस तैयार हुआ यहीं से तैयार हुआ। तो आईएमएफ ने क्या कहा, जो 1991 का एलबीजी रिफॉर्म आया बेस यहीं से तैयार हुआ, हिस्ट्री बता रहा हूं। तो क्या हुआ, आईएमएफ ने क्या कहा कि आपको कुछ रिफॉर्म करना होगा अपनी इकोनॉमी में, तभी मैं पैसा दूंगा वरना मैं पैसा नहीं देने वाला हूं, ठीक है। आईएमएफ ने ऐसे एकदम हाथ खड़े कर दिए। तो जब ये दोनों लोग क्या किए, मनमोहन सिंह जी और ये नरसिम्हा राव जी, इन्होंने कहा सोचा कि अब तो बहुत से इकोनॉमिक्स ये सजेशन ये सब आया, तो ये कहें हमें अब एलपीजी की तरफ चलना चाहिए। एलपीजी मतलब यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमें अपनी जो इकोनॉमी है वो पूरे संसार के लिए खोल देना चाहिए, टैक्स में छूट देना चाहिए, कंपनियों को भारत आने के लिए प्रमोट करना चाहिए। इससे क्या होगा, ये बात जब आईएमएफ को बताया गया तो आईएमएफ ने पैसा दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, एलपीजी आया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया, तो 1991 में आया, ठीक है। तो देखिए कुछ शर्तें आईएमएफ ने मनवाई, जो कि जो शर्तें आईएमएफ ने मनवाई है वो कुछ हद तक हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफी हद तक सही रहा। आज के समय में इसी शर्तों पर हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है, हमारा इकोनॉमी चल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, जो एलपीजी रिफॉर्म पर। और हमारी अर्थव्यवस्था देखिए कितना तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। दो ये मॉर्गन स्टैनले की जो रिपोर्ट है उसमें अभी क्या कहा गया है कि हम 2028 तक
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। किसकी रिपोर्ट है? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। कब तक? 2028 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे भारत। ठीक है, कितना पावरफुल हो जाएगा इंडिया। तो ये याद रखिएगा, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया, ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं, आगे देखते हैं हम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट में याद रख लिए, जेबी से इनका कथन क्या था कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं कर लेती है। क्या कर लेती है? जो आपूर्ति होती है ये अपनी मांग स्वयं कर लेती है। ये किसका कथन है? जेबी से का कथन है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या है, इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर हम पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा करंट आए, इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अभी हम लौट जब नीचे पढ़ लेंगे इसके बाद आएंगे, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन है, तो अभी हम ये आपको समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए, हम अपने इकोनॉमिक सेक्टर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ये याद रख लेंगे। हम अपने इकोनॉमिक सेक्टर में 3 पार्ट में, ये मतलब अगर ये किस बेसिस पर, तो बेसिस कई प्रकार के होते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर अगर हम देखा जाए, तो गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर हम 3 प्रकार से यहाँ पर देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन के आधार पर एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर एक पब्लिक सेक्टर होता है जो सरकारी संस्था होती है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। तो हम एक एक पढ़ लेते हैं, आपको तब समझ में आएगा कि ये है क्या। यहां से क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटीज के आधार पर। किसके आधार पर? एक्टिविटीज के आधार पर हम पढ़ेंगे। प्राइमरी अगर सेक्टर में हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये याद रखिएगा, जो भूमि से संबंधित चीजें होती हैं वो सभी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। भूमि से संबंधित जो गतिविधियां होती है वो सभी, जैसे आप कृषि करते हैं, फॉरेस्ट लगाते हैं, या मत्स्य पालन करते हैं, या माइनिंग करते हैं, या एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, वो देखिए, भूमि से रिलेटेड तो सभी चीजें दुनिया में हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उस पर इफेक्ट करती है। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो प्राइमरी सेक्टर पे आता है। तो अगर हम आपसे कहे कि मत्स्य पालन कहाँ है, तो मत्स्य पालन आसमान में थोड़ी करेंगे, वो जमीन पर ही करेंगे। या माइनिंग कहाँ होती है, तो वो जमीन पर ही होती है। खनन कहाँ होता है, जमीन पर ही होता है। तो हमेशा जब भी आपका प्राइमरी सेक्टर आ जाए, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, कि भूमि से रिलेटेड उसका टच क्या हो, वो भूमि ही हो। ठीक है, बस यही कर दीजिएगा। अब ये पूछा जाता है कि देश की इकोनॉमी में सबसे कम योगदान किसका होता है, तो देश की इकोनॉमी में सबसे कम योगदान किसका होता है, ये प्राइमरी सेक्टर का होता है, देश में सबसे कम योगदान। आप कहेंगे हर जगह देखिए, तो हर जगह क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में ही लोग खेती लोग ज्यादा कर रहे हैं। हमारा देश क्या होता है, कृषि प्रधान देश है, तब भी क्या होता है इसकी इकोनॉमी। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना, जैसे खेत में 5 लोग की आवश्यकता है, तो उसमें 15 लोग लगते हैं, फालतू ही लगते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस प्रकार से अमेरिका में है और देशों में है, कि 10 मतलब बहुत से बड़े बड़े खेत काफी कम समय, 1-2 घंटे में सब पूरा काम कंप्लीट कर दें। हमारे यहाँ पूरा दिन लगाया जाता है उसी में। तो ठीक है, तो हमारी गलती नहीं है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है। अब यहाँ पर लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर इन्वॉल्व होती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ होती है, यहीं पर ही इन्वॉल्व होती है, ये याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्राइमरी जो सेक्टर में लगे हुए लोग होते हैं उनको कहा क्या जाता है, तो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए लोगों को क्या कहा जाता है, रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। कौन से कॉलर वर्कर कहा जाता है, रेड कॉलर। अब अपने दिमाग में ये याद रखिएगा, रेड कॉलर वर्कर। अब यहां पर जैसे जब भी आप भूल जाइएगा कि हाँ रेड कॉलर कैसे, अब एक पार्टी है, कौन सी पार्टी है, शायद कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उसके उसको जो उसका जो झंडा होता है वो रेड कलर का है। उसी झंडे में एक वो बना रहता है, कम्युनिस्ट ने मार्क्सवादी पार्टी है, शायद मार्क्सवादी पार्टी है ये, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो उसके झंडे में क्या बना रहता है, हसुआ बना रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उसके झंडे में ऐसे क्या किया जाता है, ऐसे हसुआ बना रहता है टेढ़ा सा, जो टेढ़ा सा हसुआ बना रहता है, लेकिन उसका झंडा किस कलर का होता है, पूरी तरह से रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हसुआ कहाँ काम आता है, हसुआ कहाँ आता है काम,
यहाँ पर खेतों में ही काम आता है, धान उन काटने में काम आता है हसुआ। तो क्या होता है, रेड कॉलर, उसको रेड कॉलर वर्कर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद करिएगा। जब रेड कॉलर क्या होता है, तो ये रेड कॉलर जो खेत में काम करते हैं, लाल पगड़ी बांध के काम करते हैं, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो रेड कॉलर वर्कर प्राइमरी सेक्टर के लिए होते हैं। आप कह रहे हैं देश की इकोनॉमी में सबसे कम योगदान देता है, तो देश की इकोनॉमी में जो सबसे कम योगदान देता है उसमें, ये देखिए, ये अगर आप नेट से देखेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक है, लगभग 54% है। अभी जो सेवा क्षेत्र पढ़ेंगे, उद्योग का 27% है, और कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 17% है। तो वहां अभी अभी हमने कहा कि सबसे कम योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र का। कितना लगभग है, 17% है इसका योगदान। तो ये याद रख लीजिएगा, किसका ज्यादा है, किसका कितना है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद इस बार बीपीएससी या किसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन ऐसे। यहाँ पर देखिए, अब तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र, जिसको प्रोड्यूसिंग सेक्टर कहते हैं, जहां पर क्या होता है, सामानों का उत्पादन होता है। सामान कहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से आपका क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से सामान आते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में उस सामान का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो वही क्या होता है, जैसे आपका कह सकते शुगर मिल, चीनी मिल देखे होंगे। चीनी मिल क्या होता है, वहां पर कहाँ से आता है, गन्ना आता है, तो गन्ना प्राइमरी सेक्टर से आ गया, वहां चीनी बन गया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। कॉटन इंडस्ट्री, रुई होता है वो आता है, इसके बाद कॉटन मिल में जाता है, तो वहां पर कपड़ा बन जाता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में हो गया। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। इसको क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर। तो याद रख लेंगे ये क्या है, ब्लू कॉलर। तो आपसे कोई पूछे सेकेंडरी क्या है, तो ये ब्लू कॉलर वर्कर पूछा जाता है। इसका भी कोई ट्रिक याद रखिए, जैसे वहां पर जो हसुआ वाला ट्रिक याद कर लिए हैं, वैसे इसका भी ब्लू कॉलर वर्कर। तो आपको याद रखना होगा, ब्लू कॉलर वर्कर सेकेंडरी सेक्टर के होते हैं। अभी अब देखें यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना था, तो सेकेंडरी सेक्टर का 27% योगदान ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी सेक्टर का 27% योगदान है। अब यहाँ देखिए टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना है, तो टर्सरी सेक्टर का योगदान सेवाओं से संबंधित है। जो टर्सरी सेक्टर होता है उसमें क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2004 मेंस में पूछा गया था। पूछा गया था कि परिवहन, दूरसंचार, होटल और विपणन, ये कहाँ से संबंधित है, जो व्यापार व्यापार होता है, तो ये कहाँ से है, तो ये क्या है, टर्सरी सेक्टर में है। कोई भी दूर संचार चीजें होती हैं, परिवहन है, होटल है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेवा होता है। ठीक है, देखते नहीं जाते हैं आप, तो आपको सेवा दिया जाता है। कोई होटल में जाते हैं तो कोई ऐसा थोड़ी कुछ दिया जाता है, वहां पर आपको सेवा भाव, खाना पीना, ये सब दिया जाता है। तो वो क्या आता है, टर्सरी सेक्टर में किया जाता है। अब इसको एक वर्कर को क्या कहते हैं, इसको व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलर वाला वर्ड याद रखिएगा। इनको क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं, तो ये याद रख लेंगे। अब यही टर्सरी को दो भागों में बांटा जाता है। कौन सा होता है, ये क्वाटनरी होता है, एक क्यूनरी होता है। क्यूनेरी होता है, एक क्वाटनरी होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वाटनरी क्या होता है, जो ज्ञान पर आधारित होता है आपके, उसको क्या होता है, क्वाटनरी सेक्टर सेक्टर कहते हैं। जो जो सब टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो किस में आएंगे, तो वो आएंगे इसी क्वाटनरी सेक्शन में ही आएंगे। जो टर्सरी सेक्टर के दो भाग हैं, तो क्वाटनरी सेक्शन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाटनरी सेक्टर सेक्टर में कौन आएंगे, यहाँ पर ज्ञान आधारित, जिनके पास ज्ञान होता है वो, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर हो गए, बड़े बड़े टीचर हो गए, वकील हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं क्वाटनरी सेक्टर में आते हैं। वकील, अगर देखिए वकील तो क्वाटनरी सेक्टर सेक्टर में आता है, लेकिन क्वानरी सेक्शन क्या होता है, उसमें जज आता है। आप कहेंगे इसमें इसमें अंतर क्या होता है, ये ज्ञान, इनके पास ज्ञान होता है ये, लेकिन सर्वोच्च निर्णय कौन लेता है, तो सर्वोच्च निर्णय क्वेनरी वाले लेते हैं। या जैसे जज हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, जैसे आप सब आईएएस पीसीएस आगे चल के बनेंगे, तो आप एक, जो पूरा सर्वोच्च निर्णय होता है, हेड आपका डिसीजन होता है, वो क्या होता है, वो लेंगे आप, मुख्य डिसीजन आप ही लेंगे।
आईएसपीसीएस बन गए। तो ये होता है। अब देखिए वकील थोड़ी निर्णय लेता है किसी केस का, तो ये तो जज ही लेता है। तो ये क्वार्नरी सेक्शन हो गया। तो आपको याद होना चाहिए क्वार्नरी सेक्टर क्या होता है, इंग्लिश याद करिए क्योंकि हिंदी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और क्वार्नरी सेक्टर क्या होता है, क्विनोरी सेक्टर क्या होता है, जज आईएसपीसीएस। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ जज ही आईएसपीसीएस, बहुत बड़े बड़े मतलब पद और भी होते हैं, उन सब के भी आते हैं। मतलब एक तो एग्जाम्पल लिया हूँ इतना। यहाँ वकील, इंजीनियर, टीचर ये सब होता है क्वार्टनरी सेक्टर में। अब देखिए यहाँ क्वार्नरी वाले को क्या कहा जाता है, गोल्ड कॉलर वर्कर कहा जाता है। अब जज हुए, आईएएस पीसीएस हुए, इनके लिए गोल्ड ही है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, गोल्ड कॉलर वर्कर को बोला जाता है। तो मैं अगर पूछूं आपका कि गोल्ड कॉलर वर्कर किसको बोला जाता है, तो गोल्ड कॉलर वर्कर किसको बोला जाता है, क्वार्नरी सेक्टर। व्हाइट किसको बोला जाता है, तो व्हाइट आपका व्हाइट कॉलर वर्कर किसको बोला जाता है, ये टर्सरी। टर्सरी में जैसे आप क्या कर, मान लीजिए किसी कंपनी के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मान लीजिए आप, या किसी कंपनी में काम कर, टीसीएस पे काम कर रहे हैं आप। अगर टीसीएस पे काम कर रहे हैं तो वहां पर जब आप इंटरव्यू देने या ऑफिस जा रहे हैं तो हमेशा व्हाइट, ये व्हाइट टाई बेल्ट ये सब जो शर्ट होता है मैक्सिमम व्हाइट ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखिएगा। इसीलिए टर्सरी व्हाइट किया जाता है, ये सेकेंडरी में ब्लू किया जाता है। आप देखिए किसी इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनका जो शर्ट होता है वो देखिए लगभग लगभग ब्लू ही होता है, ठीक है। अगर जो वर्कर काम करते हैं वहां पर, ठीक है, तो ये ब्लू ही होता है उनका जो वर्ड। अब यहाँ पर रेड वाला तो हो ही गए हैं हमारे किसान भाई, ठीक है, तो रेड वाला किसान भाई याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए योगदान किसका होता है, सेवा क्षेत्र का 54% होता है, उद्योग क्षेत्र का 27% और कृषि का 17% होता है। तो ये आप याद रख लेंगे, ये हमेशा हर साल घटता बढ़ता रहता है। तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ये देखिए किसके बेस, कंडीशन के बेसिस के आधार पर एक ऑर्गेनाइज संगठित सेक्टर होता है, असंगठित। अब देखिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जैसे कोई कंपनी में, मैं एक कंपनी मानता हूँ, टीसीएस की कंपनी मानता हूँ। टीसीएस कंपनी जो वहां पे वर्कर काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं पूरी तरह से। क्या होता है, रोजगार की वहां पर शर्तें होती हैं, सरकारी नियम होते हैं। अब पूछेंगे ये तो प्राइवेट है, ये सरकारी नियम कैसे, मतलब अब गवर्नमेंट भी अपनी कंपनी, या यहाँ भी जो टीसीएस कंपनी है वहां भी गवर्नमेंट का कोई रूल होता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि सब पूरा जो रूल है, जैसे क्या होता है बेजेज होता है, बेजेज क्या होता है, गवर्नमेंट का रूल होता है इससे कम बेजेज नहीं, बेजेज मतलब उनका वेतन इससे कम नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर आप पूरे महाराष्ट्र साइड चले जाएंगे तो वहां पर मिनिमम बेजेज लगभग 18,000 पड़ जाता है, और आप गुड़गांव साइड ये जाएंगे या नोएडा साइड रहेंगे तो यहाँ पर 12,000 लगभग मिनिमम बेजेज है। इससे ज्यादा, इससे कम आपका कोई भी कंपनी नहीं दे सकती, नहीं तो केस हो जाता है उसमें, क्योंकि रूल है सरकार का। तो सरकारी नियम होते हैं, रोजगार शर्तें होते हैं, नियमित और मासिक वेतन होता है, हमेशा मासिक और नियमित वेतन होता है। मतलब एक कंपनी याद रख लीजिएगा कोई, उसी के हिसाब से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर रख दीजिएगा। नौकरी की सुरक्षा होती है, आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं और पेंशन के अतिरिक्त लाभ होते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन, तो ये सब मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी है, ऑर्गेनाइज कंपनी है, तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधा। अब ये नहीं कि आप कह देंगे जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती है, भेल गेल एनटीपीसी, यहाँ पर जितने भी कंपनियां हैं ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं, ठीक है वैसे। और मैं तो प्राइवेट सेक्टर का ही एक एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसका, जिसमें जो ये रोजगार शर्तें, सरकारी नियम, नियमित मासिक वेतन, इसका कोई वो नहीं होता। मान लीजिए एक वर्कर है, दिन में काम करता है, ठीक है, किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है, उसमें काम करता है, तो उसका कोई महीने का वेतन नहीं होता, दिन का वेतन मिल जाता है। कोई सरकारी नियम नहीं होता, जितना मन कहे उतना सरकार मतलब वो बिल्डर उसको दे, मान लीजिए उसको 400 में तय किया, 800 में तय किया, जो भी तय किया वही होता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर यही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर दो होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर होता है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, अगर हम किसको आप पब्लिक सेक्टर कहेंगे, अगर शेयर, कोई कंपनी होती है मान लीजिए 100% उसका शेयर है, अगर शेयर की बात करें 51% और 51% से ज्यादा अगर शेयर है, ठीक है, लिखा अगर पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक गवर्नमेंट का जो शेयर है 51 लिखा है यहाँ देखिए बराबर लिखा गया और ये बड़ा भी लिखा गया है।
जब पब्लिक सेक्टर वो कहा जाएगा जहां 51% है, और 51% तो हाई है, या 51% से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम 50 पर, ये कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि 50% से ऊपर हो। ठीक है, ये 51% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट का वहां पर निवेश है उस कंपनी में, तो वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी कहलाएगी। जैसे क्या होता है, भेल हुआ, हेल हुआ या चेल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या बीएसएनएल हुआ, तो ये सब गवर्नमेंट की कंपनी है। यहाँ पर जो सरकार का शेयर है वो 50 से ऊपर है, ठीक है, 51 से ऊपर है, तो ये याद रखें। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये निजी क्षेत्र होता है जिसमें सरकार का ये 51% से कम होता है, तो वो क्या होता है, वो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। जैसे रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये सब कौन से सेक्टर होते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर होते हैं। यहाँ पर सरकार का मतलब कहीं तो होता ही नहीं है, कहीं पर बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो ये याद रख लो। जैसे कह सकते हैं कि आपका वोडाफोन में शायद सरकार का कुछ है चल रहा था बात करने को, तो ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये प्राइवेट सेक्टर हो गया जहां सरकार का ये शेयर बहुत कम होता है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में सरकार का सेक्टर शेयर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा है मतलब यहाँ पर आज जो आपको मैंने बताया, ये बेसिक चीजें आपको बताया, जो बेसिक चीजें होती हैं उसको हमने बता दिया। तो बस, अगर आपको अच्छा लगेगा, देखिए इसी तरह से मैं बताने वाला था कि इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा मुझे अपने ही लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। अगर मैं अपने लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर मैं अपने लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा तो क्या होगा, बहुत ही मतलब उतना ज्यादा नहीं याद हो पाएगा। तो अभी मैंने जो अपने लैंग्वेज बताया, हो सकता है आपको क्या हो, याद हो गया होगा। तो चलते हैं, बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।